आज हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। यहाँ से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, हर कंसेप्ट को समझेंगे। इन्वायरमेंट साइंस का जो पेपर 2 है वह बहुत इंपॉर्टेंट है और नेट के पीवाईक्यूज हैं उसके डिटेल में हम बात करेंगे। तो बहुत तसल्ली के साथ बैठ जाइए, पीवाईक्यू का डिस्कशन होगा, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होगा। तो चलिए, आपके स्क्रीन पे एक पहला क्वेश्चन है और ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको याद जरूर रखनी है। हर बार इस तरह का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग बायोमास सोर्सेज in increasing order of the available energy per unit mass। आपको बताना है कि नीचे कुछ आपको दिए गए हैं, बायोमास सोर्स दिए गए हैं, आपको इंक्रीजिंग बताना है ऑर्डर में एनर्जी की। पर यूनिट मास अगर हम यूज करते हैं तो सबसे कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा एनर्जी किससे मिलेगी। अगर यहाँ पे देखें तो देखो, म्युनिसिपल जो सीवेज है ड्राई, यहाँ पे इनमें सबसे कम इससे होगी। उसके बाद एनिमल वेस्ट हो गया ड्राई, ठीक है। उसके बाद स्ट्रो ग्रेन क्रॉप्स हो गया, और इनमें सबसे ज्यादा वुड चिप्स, सो और मिल डस्ट एंड फॉरेस्ट रेजिड्यू का होगा। यानी कि इस तरह का जो ऑप्शन है ए सी बी डी, राइट ऑप्शन हो गया सेकंड। देखिए, ये इनमें बहुत ही कम डिफरेंस है। अगर आप वैल्यू चेक करोगे ना, तो आप एक बार, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे वैल्यूज बताना कि अगर पर यूनिट मास हम यूज करते हैं म्युनिसिपल सीवेज का और स्ट्रो का, यानी कि ग्रेन क्रॉप्स का, एनिमल वेस्ट ड्राई और वुड चिप्स, इनका कितना कितना हमें मिलता है, अप्रोक्स आपको पता लग जाएगा। वैल्यू भी आपसे पूछी जा सकती है, लेकिन अगर ऑर्डर पूछे इंक्रीजिंग तो सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। अगर आपको ये पूछे कि जो एनर्जी है, अगर हम बात करें यूनिट मास की, जो एनर्जी है उसको डिफाइन कैसे करेंगे, अगर डेफिनेशन की बात करते हैं, कई बार ये डेफिनेशन भी आपसे पूछ लेते हैं। तो ये नोट है, नोट की तरह नोट को संभाल के रखना। कह रहा है एनर्जी अवेलेबल पर यूनिट मास, यानी कि एनर्जी डेंसिटी और कैलोरीफिक वैल्यू मेजर्ड इन किस में, मेगा जूल पर किलोग्राम में बेसिकली ये मेजर होती है। और ये किस पे डिपेंड करती है, हैवीली डिपेंड्स ऑन द केमिकल कंपोजिशन, यानी कि उसमें कार्बन और लिग्निन कंटेंट कितना है, एंड द प्रोपोर्शन ऑफ नॉन कंबस्टिबल इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक एस इन द ड्राई बायोमास, ये कितना है, इस पे डिपेंड करता है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जब हम पर यूनिट मास की बात करते हैं, एनर्जी की बात करते हैं, तो वो किस किस पे डिपेंड करता है। इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। और एक चीज है, आप है ना इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर को ठीक से पढ़ लें। बहुत सारे बच्चे ना उल्टा ऑप्शन कराते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब पहले सबसे कम, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा, इस तरह होता है, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना। चलो, और ये अपना कोर्स लॉन्च हो चुका है इन्वायरमेंट साइंस के लिए अपनी वेबसाइट और ऐप पे। इसके बारे में डिटेल में बाद में ही बात करूंगा। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोविजन ऑफ एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको शॉर्ट में ईपीआर बोलते हैं, ये काफी टर्म प्रचलित हुई है भाई। प्रोविजन ऑफ एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसर, इंपोर्टर एंड ब्रांड ओनर फॉर कलेक्टिंग बैक द वेस्ट जनरेटेड बाय देयर प्रोडक्ट्स हैज बीन इन द, यानी कि ये कौन कौन से ईपीआर की जो बात है, आपको पता है कि जो प्रोड्यूसर है उस पर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी लास्ट तक की वेस्ट का हो क्या रहा है। तो वो किस किस में है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 में ये बात है भाई, ईपीआर का कंसेप्ट। कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 में भी है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 इसमें भी है, बिल्कुल है ईपीआर, इसमें तो बड़ा जिक्र हुआ है। ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 इसमें भी है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 यहाँ नहीं है, यहाँ अलग से रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है भाई। ये बायोमेडिकल वाला एक यहाँ पे ऑप्शन काट दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोचने वाली बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ए बी सी डी हो जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। हमें सिर्फ और सिर्फ ई को एलिमिनेट करना है, जो ईपीआर में नहीं है। और ये रिस्पॉन्स क्यों नहीं है, किसको दी गई है ये जिम्मेवारी, हम बात कर लेते हैं। जो ई है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट 2006 doesn't include standard EPR provision for producer and slash importer. Instead, the accountability for segregation, collection and safe treatment falls strictly upon the healthcare facilities, generators and operators of common biomedical waste treatment facilities। यहाँ पे है इनको सारा, क्योंकि थोड़ा सा सेंसिटिव मामला है, तो यहाँ पे पूरी की पूरी व्यवस्था है। ये आपको ध्यान रखना है, ईपीआर का जो स्ट्रिक्ट है वो स्टैंडर्ड है, वहां से यहाँ निकाल के यहाँ पे शामिल किया गया है, इसलिए हमने ई को वहां से एलिमिनेट किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान रखना है, ठीक है। और आप कमेंट में पहले जब मैं क्वेश्चन कराऊं तो थोड़ा रुक के आंसर किया करो, फिर मैच किया करो कि हमने ठीक आंसर किया है क्या, आपका आंसर मैच हो रहा है क्या, कोई डाउट है कि नहीं। मैक्सिमम कमेंट पे बात करोगे तो बात बनेगी।
क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, ए लैंडफिल साइट शुड बी एट ए डिस्टेंस ऑफ हाउ मैनी मीटर अवे फ्रॉम ए पॉन्ड। अब यहाँ पे देखना, कई जगह पूछ लेते हैं कि पॉन्ड से कितना अवे होना चाहिए, रिवर से पूछ लेते हैं, हाईवे से पूछ लेते हैं, और कई बार एयरबेस वगैरह से भी पूछ लेते हैं। तो ये पॉन्ड से पूछा है कि पॉन्ड, रिवर से नहीं पूछा है, ध्यान रखना। पॉन्ड से कितना दूर होना चाहिए, 200 मीटर होना चाहिए, है ना। आप इतने मुझे कमेंट में बताओ रिवर से कितना दूर होना चाहिए। रिवर वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में, स्टेट में पोल्यूशन में भी पूछा जाता है, जैसे राजस्थान पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया कि रिवर से कितना दूर होना चाहिए लैंडफिल साइट, ये आप बताओ। इसका पौंड का मैंने बता दिया 200 मीटर होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन यानी कि एंड ऑफ लाइफ व्हीकल रूल 2025 शैल अप्लाई टू, कहाँ कहाँ अप्लाई होगा। देखो जब बात व्हीकल्स की आ गई है तो ज्यादा दिमाग जो लगाएगा वो गलत कराएगा, नॉर्मली क्वेश्चन ठीक हो जाता। वेस्ट बैटरीज कवर अंडर द बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022, यहाँ ये इसको अप्लाई नहीं करेंगे, ये तो सेपरेट लॉ से वेस्ट से अलग से अप्लाई है। ई वेस्ट एज कवर्ड अंडर ई वेस्ट रूल 2020, इसके अकॉर्डिंग नहीं है। रजिस्टर्ड ओनर ऑफ व्हीकल्स, एक तो ये है भाई रजिस्टर्ड ओनर्स ऑफ व्हीकल, एक तो सी ऑप्शन आएगा पक्का। डी है प्लास्टिक पैकेजिंग एज कवर्ड अंडर द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, ये इसमें कोई लेना देना नहीं है। रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी ये है। तो देखिए इसमें सीधा व्हीकल वाले ऑप्शन चूज करने हैं हमें, क्योंकि बात इसी की पूछी थी, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। वैसे तो है तो गहराई वाली बात, लेकिन आप थोड़ा दिमाग लगा कर सकते थे। सी और ई विल बी द राइट ऑप्शन, यानी कि थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखिए यहाँ पे प्लास्टिक लेबल दिए गए हैं, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप पीवाईक्यूज देखते हो तो प्लास्टिक से यानी कि टाइप ऑफ प्लास्टिक से हर बार क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन है जैसे प्लास्टिक लेबल 7, 1, 5 और 4 कहाँ मैच करोगे। तो प्लास्टिक लेवल अगर 7 है तो आपको पता है हम लास्ट में आ जाते हैं, स्टाइरिन वगैरह में आ जाते हैं। तो देखिए कहाँ पे है, ये देखो स्टाइरिन है ना, मिक्स प्लास्टिक, 7 से मैच कर दो। ए को हमने 4 से मैच किया, ए को 4 फर्स्ट, और लास्ट 2 ऑप्शन है। चलो बी, एक को किससे करोगे, एक यानी कि बी को जो एक नंबर है प्लास्टिक लेबल, तो वो क्या होगा, पॉली इथाइलिन टेराप्थिलेट, जिसको हम बेसिकली पीईटी बोलते हैं। ये तो फर्स्ट पे यही आएगा, यानी कि बी का 1 आ जाएगा। तो अच्छे देखिए, ए का 4 बी का 1, फोर्थ ऑप्शन हो गया, वो राइट हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, है ना। और 5 को मैच कर देंगे, जो पीपी जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, है ना, पॉली प्रोपाइलिन पीपी शॉर्ट में बोलते हैं ना। और उसके बाद 4 हो गया एलडीपी यानी कि लो डेंसिटी पॉली इथाइलिन, है ना। तो राइट ऑप्शन ये हो गया फोर्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, है ना। एक तो लो डेंसिटी हाई डेंसिटी, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे मिल्क वाले बोतल के बारे में पूछते हैं कि कौन से प्लास्टिक का होता है, कौन सा लेवल होता है, उस पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्लीज ये ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखने हैं जो हर बार आते हैं ऐसे क्वेश्चन। क्या आपको पता है जो मैंने अभी क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर भी करो, प्लीज आंसर किया करो, ठीक है। आगे क्वेश्चन, ये भी बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, इन कंपोजिशन ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट थर्मोफिलिक माइक्रोब्स इनिशिएट द प्रोसेस। आप ये बताइए वो थर्मोफिलिक, ये एक बार है ना, ये यूजीसी नेट में तो पूछा ही गया है क्वेश्चन, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में पूछा गया। थर्मोफिलिक नहीं होते हैं वो, है ना, वो थर्मोफिलिक नहीं, वो मीजोफिलिक होते हैं। थर्मोफिलिक तो हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव कर जाते हैं, ये मीजोफिलिक फिलिक होते हैं। तो बस यहाँ गलती हो गई, तो इसलिए ये ए गलत हो गया, ठीक है। आगे रीजन है, हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड टू किल द पैथोजेंस, ये बात ठीक है। अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर आप कर दोगे तो पैथोजेंस मर जाएंगे, ये बात ठीक है। तो मीजोफिलिक होते हैं वो, थर्मोफिलिक नहीं होते हैं। थर्मोफिलिक में टेम्परेचर हाई होता है, मीजोफिलिक मतलब 20-25 डिग्री सेल्सियस पे वो अच्छा काम करते हैं। तो ए गलत हो गया, आर ठीक हो गया। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, 4, ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट। बढ़िया क्वेश्चन है ना। थोड़ा सा मतलब यूँ कह सकते हो थोड़ा सोचना है ना क्वेश्चन को। सर सोचने वाले तो सारे ही क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। देखिए असर्शन क्यों इनकरेक्ट है, इनिशिएटेड बाय मीजोफिलिक माइक्रोब्स, ये आ जाना था। और वो तो ठीक है ही, आर तो बिल्कुल सिंपल टर्म है, हम हमेशा ही पढ़ते हैं, इसमें तो कोई दोहराई की बात नहीं है।
और आप बताओ, मैंने अभी ये टेम्परेचर बातों बातों में बताया ही था कि मीजोफिलिक में हम कितना टेम्परेचर लेते हैं, एक बार बता दो। ये क्वेश्चन सेपरेटली पूछा गया था, मीजोफिलिक का टेम्परेचर रेंज पूछी गई थी कि कहाँ बढ़िया काम करता है, ऑप्टिमम कहाँ सही से काम करते हैं ये माइक्रोब्स। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, ठीक है, अभी मैंने बता के भी गया हूँ, आप बताना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर देखो प्लास्टिक से क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्लास्टिक रिसाइकलिंग। प्लास्टिक रिसाइकलिंग के बारे में अच्छा क्वेश्चन है, अभी प्लास्टिक और रिसाइकलिंग दोनों चीज आगे देखो। सबसे पहले कह रहा है पीईटी टाइप प्लास्टिक आर सिग्निफिकेंटली रिसाइकल्ड वर्ल्ड वाइड। ये बहुत ये खासियत है, इसलिए कोड भी एक है, आपको पता है, ये एकदम सही बात है, एक तो ये सही बात है बिल्कुल। बी कह रहा है पोलिस्टाइरिन कप्स बॉटल्स एंड प्लेट्स हैव ए हाई रिसाइकलिंग रेट। ये तो बहुत नीचे आता है, इसकी हाई रिसाइकलिंग रेट नहीं होती है, ये काट दीजिए। हमने पीछे एक मैच किया है अभी, है ना, अभी क्वेश्चन देखा होगा आपने, तो ये नहीं आएगा। थर्मोसेट प्लास्टिक आर रीडली रिसाइकल्ड, नहीं, कहाँ थर्मोसेट रीडली रिसाइकल्ड होते हैं, नहीं ये भी नहीं होते भाई, तो बी भी कट गया भाई, सी भी कट गया। अब है प्लास्टिक कैन एब्जॉर्ब मटेरियल लाइक ऑयल्स एंड पेस्टिसाइड दैट कैन स्टे इन रिसाइकल्ड प्लास्टिक। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये एब्जॉर्ब कर सकता है ऑयल लाइक मटेरियल, पेस्टिसाइड, और वो बाद में रिसाइकल्ड प्लास्टिक में भी आ सकता है। देखो कितनी खतरनाक चीज है, इसीलिए बैन करने की बात है कि मत करो यूज, मत करो। ए एंड डी विल बी द राइट ऑप्शन, और फर्स्ट ऑप्शन ये हमें मिल गया। बहुत शानदार क्वेश्चन, अति उत्तम क्वेश्चन, ये ध्यान रखना है। मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर बार आ रहे हैं। देखिए, पीईटी टाइप प्लास्टिक आर सिग्निफिकेंटली रिसाइकल्ड वर्ल्ड वाइड, ये बिल्कुल करेक्ट बात है। पोली इथाइलिन टेराफ्थलेट यानी कि पीईटी इज मोस्ट वाइडली रिसाइकल्ड प्लास्टिक ग्लोबली। इन 2026 countries like India report recycle rate at high as 90% for PET waste, ठीक है, while European rates for PET bottles are approximately 50 to 58%। ये डेटा है करंट के, ये भी ध्यान रखना है। पोलिस्टाइरिन कप्स बॉटल्स प्लेट्स हैव ए हाई रिसाइकल्ड रेट, ये इनकरेक्ट किया था हमने, क्यों? क्योंकि पोलिस्टाइरिन, जिसको हम PS शॉर्ट में लिखते हैं, often found in foam cups and plates is generally considered problematic and economically unviable, है ना, to recycle. It measure economies like the US, and the PS recycling ratio is low as 0.8%। कितना कम रिसाइकिल होता है, which is significantly lower than PET, और हाई डेंसिटी के से भी बहुत लो होता है ये। तो इसलिए हमने ये गलत किया कि क्योंकि ऑप्शन भी ये था ना कि ये हाईली रिसाइकल होता है, नहीं होता। आ गया थर्मोसेट प्लास्टिक का रेडली रिसाइकल्ड, ये भी हमने इनकरेक्ट किया था। क्यों किया था? थर्मोसेट प्लास्टिक जैसे बेकेलाइट है ना, एपॉक्सी आर परमानेंटली हार्डन्ड वंस मोल्डर्ड एंड कांट बी रीमेल्ट लाइक थर्मोप्लास्टिक्स, while specialized chemical recycling method are being researched in 2026, they are not readily recycled and are often sent to landfill or incinerated because their cross-linked chemical structure make them difficult to process। ये केमिस्ट्री की बात समझ में आई इसके पीछे। प्लास्टिक कैन एब्जॉर्ब, ये बिल्कुल ठीक था, लाइक ऑयल एंड पेस्टिसाइड देन स्टे इन रिसाइकल्ड प्लास्टिक आर पोरस इनफ टू एब्जॉर्ब कंटेमिनेट्स फ्रॉम देयर previous use such as cleaning agents, essential oil and hazardous chemical like pesticide. These absorbed substance can persist through the mechanical recycling process and remain in the final recycled product। ये याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कैसा लग रहा है सेशन? आनंद आ रहा है? बढ़िया है तो कमेंट करते रहिए, बताते रहिए, मैक्सिमम लोगों को पहुंचाते रहिए, सब बढ़िया बढ़िया बातें करते रहिए। ये यहाँ पे बायोमेडिकल वेस्ट है, और यहाँ पे कलर ऑफ कलेक्शन बैग या कंटेनर का कलर है। ये भी क्वेश्चन आपने देखा होगा, हर बार आ जाता है, बहुत इजी क्वेश्चन आता है। और मैं तो कहता हूँ ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट को पकड़ लिया करो सबसे पहले, और ये येलो में होता है, आप देखा करो कहीं ये एक ही ऑप्शन से बात तो नहीं बन जाए। सी का 1 है, आप देखो सी का 1 सिर्फ और इसी में है। देखो आराम से क्वेश्चन बन गया ये, बिल्कुल आराम से। ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2, यानी कि राइट ऑप्शन 2 आ गया। और आपसे एक बार ये भी पूछा गया क्वेश्चन था कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल आपको ये बताना है कितने कलर, अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ था, आपको पता है, राजस्थान पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, उसमें नंबर कितने कलर यूज किए जाते हैं। जैसे हमने येलो, व्हाइट, रेड, ब्लू करा, इस तरह और कौन कौन से कलर होते हैं, टोटल कलर कितने होते हैं, ये पूछा गया था। नंबर ऑफ टोटल कलर्स
4 5 6 7 बताइए, ये ऑप्शन है आपको कितने, 4 5 6 7 टोटल कितने कलर के बैग होते हैं बताइए। ये क्वेश्चन है और ये रिसेंटली पूछा गया था और आपसे स्टेटमेंट के तौर पे भी पूछा जा सकता है नेट के एग्जाम में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, ये इंसिनरेटर के बारे में है। आइडेंटिफाई द वेस्ट इंसिनरेटर कॉमनली कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू कंबशन चैम्बर, है ना। आपको क्या करना है, वेस्ट इंसिनरेटर जो कैटेगराइज किया गया अकॉर्डिंग टू कंबशन चैम्बर वो बताना है। रोटरी किल्न है, ठीक है, मूविंग ग्रेट है, फिक्स हार्थ है और फ्लोराइज्ड बेड है। तो चारों ही हो गया ए बी सी डी, ये बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। लास्ट ऑप्शन है वो सारा सबको लेके जाएगा, यानी कि ए बी और सी डी को, चारों को। और ये होता क्या क्या है ये भी हम पढ़ लेते हैं, बेसिकली क्या है ये। नाम ऊपर से तो नहीं चले गए, नहीं चले गए सर, नहीं जाने देंगे, ऊपर से जाएंगे तो हम खड़े हो जाएंगे, नाम अटक जाएंगे। जैसे देखिए, रोटरी किल फीचर्स ए सिलेंड्रिकल रोटेटिंग कंबशन चैम्बर स्लाइटली इंक्लाइन ऑन एन एक्सिस। क्या है देखिए, फीचर्स ए सिलिंड्रिकल रोटेटिंग कंबशन स्लाइटली इंक्लाइंड ऑन एन एक्सिस। ये बातें पढ़ते हुए थोड़ा दिमाग खराब हो सकता है, थोड़ा ऐसा लग सकता है कि क्या हो रहा है, थोड़ा सा जो अपना इजी कंफर्ट जोन बना लिया उससे बाहर आइए, चीजों को पढ़ना पड़ेगा। द मैकेनिकल रोटेशन constantly turn the waste material providing continuous mixing and highly uniform thermal exposure। इसलिए इंक्लाइन होके वो मूवमेंट करता रहता है ना, तो मिक्स होता रहता है, स्लाइटली इंक्लाइंड ऑन एक्सिस, है ना। तो ये मैकेनिकल रोटेशन होता है, इसलिए कॉन्स्टेंटली टर्न होता है वेस्ट मटेरियल और कंटिन्यूस मिक्सिंग होती है और इससे यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपोजर होता है। दिस सेटअप मेक्स इट आइडल फॉर हैजार्डियस क्लिनिकल एंड इंडस्ट्रियल केमिकल वेस्ट। और मूविंग ग्रेट की बात है, द कंबशन चैम्बर feature a step moving mechanical grate assembly। The waste move continuously or progressively through distinct drying, ignition and burning zone inside the chamber। moving grate ये भी आपको याद रखना है ना। और उसके बाद हम बात करें फिक्स हार्थ की बात करें, यूटिलाइज स्टेशनरी, यहाँ पे रुकी हुई बात आ गई है, देखिए स्टेशनरी, है ना, नॉन मूविंग रिफ्रैक्टरी सरफेस हार्थ इनसाइड ए कंट्रोल्ड प्राइमरी चैम्बर, है ना। वेस्ट इज टिपिकली फेड इन बैचेज एंड बर्न अंडर स्टार्व्ड ऑक्सीजन कंडीशन, यानी कि पायरोलाइटिक और कंट्रोल्ड एयर कंबशन होता है यहाँ पे, मेकिंग इट वाइडली रिलायबल फॉर स्मॉलर स्केल, है ना, इंस्टॉलेशन सच एज पैथोलॉजिकल एंड बायो मेडिकल वेस्ट यूनिट। ये सब आपको याद रखना है चीजें, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। और फ्लूइडाइज्ड बेड की बात करें, द कंबशन चैम्बर फीचर ए बेड ऑफ ग्रेनुलर इनर्ट मटेरियल सच एज सिलिका एंड एल्यूमिना। ये भी पूछ लेते हैं कि किसका बना होता है। सस्पेंडेड इन ए टर्बुलेंट स्टेट बाय एन एनर्जेटिक अपवर्ड स्ट्रीम ऑफ hot air, the waste is injected directly into this fluid like bed, achieving excellent heat transfer and highly efficient uniform combustion for specialized homogeneous feed like waste water treatment sludge। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें, थोड़ा सा हो सकता है कि आपका दिमाग में ऐसा चकरा गया हो ये क्या क्या बातें, आराम से रुक के सुनोगे, पढ़ोगे, देखोगे, याद हो जाएगा। शानदार क्वेश्चन था, ठीक है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू हैजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 ए सब्सटेंस शैल बी क्लासिफाइड हैजार्डियस इफ इट, यानी कि अकॉर्डिंग टू हैजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट 2016 के तौर पे, अकॉर्डिंग टू दैट आप कौन से सब्सटेंस को हैजार्डियस वेस्ट कहोगे, क्या उसमें होगा। पहला, एक्सिबिट इन्फ्लेमेबिलिटी एंड कोरोजिविटी, बिल्कुल ये होगा, हैजार्डियस ही होगा। आगे कहते हैं, सेकंड कह रहा है हैज एक्यूट इनहेलेशन LD50 लेस देन, ये यहाँ डेटा गलत है, काट दीजिए, एग्जैक्ट डेटा भी बताऊंगा आपको। फॉर्म पोटेंशियली एक्सप्लोजिव मिक्सचर विद वाटर, ये भी हैजार्डियस होगा, सी हो गया। हैज एक्यूट एक्वाटिक टॉक्सिसिटी विद 50% मोर्टेलिटी, है ना, मोर्टेलिटी सॉरी विद 24 हार्स, यहाँ पे गलत हो गई बात, ये भी काट दीजिए। एक्सिबिट रिएक्टिविटी, ये तो ठीक है, कोरोजिविटी हो गया, इन्फ्लेमेबिलिटी हो गया, रिएक्टिविटी हो गया, है ना, और एक्सप्लोजिव हो गया, ये तो सारा का सारा हो गया, यानी कि ए आंसर आ गया, है ना, सी हो गया और ई हो गया, ACE, सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। अब ये गलत है, वो देख लेते हैं क्यों गलत है, उसमें सही डेटा क्या होगा, कल को आगे से सही डेटा देके भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आराम से सुनना, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, अगर हम बात करें हैजार्डियस जो रूल है 2016, ए वेस्ट सब्सटेंस इज लीगली क्लासिफाइड एज हैजार्डियस
based on standard criteria that define in physical, chemical और toxicological behavior में जो बिहेव बता दिया क्लासीफाई कि ये होगा। इसमें बेसिकली दो हमने बात की थी कि वो गलत ऑप्शन है। एक्यूट इनहेलेशन क्राइटेरिया वो इनकरेक्ट दिया हुआ है। देखिए क्या, द रेगुलेटरी स्टैंडर्ड डिफाइन टॉक्सिसिटी फॉर गैसेज और वेपर यूजिंग ए लिथल कंसंट्रेशन LC50 होता है रेदर देन LD डोज नहीं, यहाँ पे कंसंट्रेशन की बात होती है, लेथल कंसंट्रेशन LC50 एंड द प्रिसाइज थ्रेशोल्ड वैल्यू इज लेस देन 10,000 ppm नॉट 50,000 ppm। ये भी आपको ध्यान रखना है। एक तो ये करेक्ट कर लेना, ठीक है। एक डी करेक्ट था, उसमें लिखा हुआ था एक्वाटिक टॉक्सिसिटी क्राइटेरिया, ये भी इनकरेक्ट है। अकॉर्डिंग टू द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS टेस्ट मेथड स्पेसिफाइड इन द रूल aquatic toxicity require a 50% mortality rate LC50 for zebra fish observed और 96 hours not 24 hours। ऑप्शन में 24 hours था, यहाँ आएगा 96 hours। तो ये याद रखना था, ये इंपॉर्टेंट है। अब गलत क्यों था ये भी पता लग गया, इसकी जगह सही क्या होगा ये भी आई थिंक आपको पता लग गया होगा। इसको नोट करके रखा करो, और जब भी आप क्लास देखो तो आप मैक्सिमम कोशिश किया करो कि व्हाइट पेज लेके बैठा करो, है ना, एक नोटबुक लगा लो कि आज मैंने ये कंसेप्ट सीखा, और फिर आप उसको रिवाइज अच्छे से कर पाओगे। और जब तक रिवाइज नहीं करेंगे तो आपको पता है परमानेंट मेमोरी में चीजें जाएगी नहीं, टेम्परेरी से उड़ जाएगी, फिर फायदा क्या हुआ पढ़ने का। तो आप ऐसे बिल्कुल देखो, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्लीज आप बढ़िया से काम करें, तभी बात बनेगी, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी, ठीक है। आगे बात करते हैं EPR के बारे में। फिर क्वेश्चन है, देखिए, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी EPR मैकेनिज्म हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड फॉर मैनेजमेंट ऑफ, किसके मैनेजमेंट के लिए है? प्लास्टिक पैकेजिंग वेस्ट है, बिल्कुल इसके लिए है, ई वेस्ट के लिए है, बैटरी वेस्ट के लिए है, यूज्ड ऑयल के लिए है, वेस्ट टायर के लिए, सब के लिए है ये तो EPR। तो राइट ऑप्शन ABCDE हो गया। हमने पहले एक क्वेश्चन किया था EPR से रिलेटेड, वहां पे कौन सा रूल हमने बाहर निकाला था बताना, अभी किया था, अभी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, देखते हैं आपको याद रहता है क्या। EPR का अभी एक और क्वेश्चन किया था, क्या तुम्हें याद है ये बात? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो मैंने होमवर्क दिया था आपको, जब पॉन्ड का मैंने बताया था क्वेश्चन था। अब रिवर का वाला सही होगा इसमें, देखो ये ना, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट क्राइटेरिया फॉर साइट सिलेक्शन ऑफ सैनिटरी लैंडफिल अकॉर्डिंग टू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 एटलीस्ट 100 मीटर अवे फ्रॉम द रिवर। 100 मीटर अवे होता है रिवर से, बिल्कुल है, हाईवे है ना, ये सब आपको हमने बताया था। एयरपोर्ट से, आप एयरपोर्ट से बताओ कितने का होता है। अब मैंने आपको पीछे पॉन्ड का बता दिया था, ठीक है, रिवर का इसमें बता दिया, रिवर का बहुत पूछा जाता है। अब आप एयरपोर्ट से बता दो, ठीक है, प्लीज बताना, सबको पता है क्या कि कितनी दूर होना चाहिए लैंडफिल साइट, बताओगे? हाँ जी बताएंगे, चलो ठीक है फिर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंपोनेंट ऑफ लाइफ साइकिल एनालिसिस, बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन, LCA लाइफ साइकिल एनालिसिस इज द फ्लोज ऑफ मटेरियल्स क्वांटिफाइड। ये कीवर्ड देखना है आपको कि किस में आता है, क्या है, इन विच कंपोनेंट ऑफ लाइफ साइकिल एनालिसिस। पहले आपको लाइफ साइकिल एनालिसिस बताऊंगा मैं क्या होता है। इज द फ्लोज ऑफ मटेरियल्स क्वांटिफाइड, ये होता है इन्वेंट्री एनालिसिस, है ना। इसमें राइट ऑप्शन थर्ड आ जाएगा। कैसे आया, इसको कंसेप्ट को समझना बढ़िया से। बेसिकली क्या है, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्डाइज ISO 14040 फ्रेमवर्क फॉर लाइफ साइकिल असेसमेंट LCA, द मेथोडोलॉजी कंसिस्ट ऑफ 4 कंपोनेंट्स। कितने कंपोनेंट्स है? 4। ये याद रखने हैं, ये चारों कंपोनेंट आपको सीक्वेंस में लगाने के लिए भी पूछ सकते हैं, कौन कौन से होते हैं ये भी पूछा जा सकता है। पहला है गोल एंड स्कोप डेफिनेशन, क्लैरिफाई द पर्पज, सिस्टम बाउंड्रीज एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द स्टडी। सबसे पहले गोल क्या है, स्कोप ऑफ डेफिनेशन ये रखेंगे। उसके बाद है LCI यानी कि लाइफ साइकिल इन्वेंट्री एनालिसिस, जिसमें हमने ऑप्शन राइट किया है। देखियो, दिस इज स्टेप वेयर द फ्लोज ऑफ मटेरियल्स, यही पूछा है ना आपसे कि किस में होगा, फ्लोज ऑफ मटेरियल, एनर्जी, रॉ मटेरियल, प्रोडक्ट्स एंड इमिशन लाइक एयर, वाटर एंड लैंड आर इनपुट आउटपुट कंप्लाइड इन क्वांटिफाइड अक्रॉस द इंटायर लाइफ साइकिल। तो फ्लोज ऑफ मटेरियल कहाँ कितना क्वांटिफाई होगा, कहाँ कितना इमिशन हुआ, ये सब फ्लो कितना हुआ, ये किस में आएगा, LCI में आएगा, लाइफ साइकिल इन्वेंट्री में, इसीलिए वो ऑप्शन गया। फिर है LCIA यानी कि लाइफ साइकिल इम्पैक्ट असेसमेंट, इवेलुएट द सिग्निफिकेंस ऑफ पोटेंशियल इन्वायरमेंट इम्पैक्ट बेस्ड ऑन द LCI फ्लो रिजल्ट, यानी कि कितना फ्लो हुआ है, उसका इम्पैक्ट क्या आया, ये नेक्स्ट में हो जाएगा।
फिर लाइफ साइकिल इंटरप्रिटेशन, इसकी व्याख्या आ जाएगी फोर्थ में। इंटरप्रेट फाइंडिंग, जो भी रिजल्ट आया उसकी व्याख्या करना, इंटरप्रेट करना, क्योंकि असेसमेंट आ गया उसके बाद इंटरप्रेट करेंगे टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन टू प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट। तो ये 4 स्टेप है, चारों याद रखना है। और फ्लो ऑफ मटेरियल पूछा था, वो किस में आ गया, एलसीआई में आ गया। याद रहेगा, बढ़िया कंसेप्ट है, अच्छे से सोच समझ के करना है। और इसको नोट डाउन भी कर लो, मैं पानी पी लूँ इतने, ठीक है। चलो आगे बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन सर, कोई बढ़िया ही है क्या सारे? अरे सारे बढ़िया है, रिसेंटली एक क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में, यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। एज पर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, हैजार्ड कम्युनिकेशन पिक्टोग्राम, वो पिक्चर्स ही होती है ना जब कोई ट्रक वगैरह आसपास जाता है, उसमें होता है, देखा हुआ आपने, पिक्टोग्राम ऑफ फ्लेम आवर सर्किल रिप्रेजेंट द हैजार्डियस वेस्ट टू बी एन। आपने देखा होगा, फ्लेम है ना, और सर्कल के ऊपर वो क्या शो कर रहा है, कौन सा वेस्ट है इसमें, ऑक्सीडाइजर। कौन सा है, ऑक्सीडाइजर है इसमें कोई, ऐसा याद करो। मैं आपको वो पिक्टोग्राम दिखाता हूँ, है ना, फिर आपको याद आ जाएगा। बेसिकली आपने ये देखा होगा, इस तरह के साइन देखे होंगे, ये इसके बारे में कह रहा है, फ्लेम ओवर सर्किल, ये ऑक्सीडाइजर होता है, ठीक है। जैसे ये आपने देखा होगा, कार्सिनोजन होता है, ये हेल्थ हजार्ड के लिए होता है। ये फ्लेम देखे होगे आप, फ्लेमेबल होता है, ऐसा है ना। और आपने ऐसा देखा होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क्स होता है ना, स्किन और आई के लिए इरिटेंट हो सकता है ये। गैस सिलेंडर देखा होगा, गैसेज एंड प्रेशर की बात करता है, इस तरह से साइन देखे होंगे। ये कोरोजिव इफेक्ट होता है इसका, ठीक है। और ये बॉम्ब वगैरह एक्सप्लोजिव होते हैं, ये होता है। एक्वाटिक टॉक्सिसिटी होता है, इन्वायरमेंट, है ना, एक्वाटिक टॉक्सिक। और स्कल और कार्बन बॉन्ड्स आपने देखे होगी, ये एक्विड टॉक्सिसिटी के लिए होता है, फेटल और टॉक्सिक। और ये ऑक्सीडाइजर, तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इस तरह का साइन है तो आप क्या समझोगे, तो इसमें सारी बातें लिखी हुई है, ये आपको ध्यान रखनी है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। असर्शन कह रहा है रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल, है ना, RDF, रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल फ्रॉम म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट हैज हायर एनर्जी कंटेंट देन रो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। बिल्कुल होता है, जो बेसिकली क्या करते हैं, रिफ्यूज ड्राई फ्यूल, उसको कंसंट्रेट हो जाता है ना, उसको इकट्ठा कर देते हैं, तो हायर एनर्जी होगी। क्यों होगी इसमें देखते हैं, नीचे रीजन क्या है। कंबस्टिबल ऑर्गेनिक मटेरियल गेट्स कंसंट्रेटेड, यही बात कह दी ना, इन द फ्यूल पैलेट्स प्रोड्यूस फ्रॉम म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। तो असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, और सही से एक्सप्लेन कर रहा है कि क्यों हो रही है। तो राइट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, इसका फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, सही क्वेश्चन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट रूल 2000 वर रिप्लेस्ड बाय। देखो ये थोड़ा सा है ना, ऑफिशियली क्या बोला जाता है, किससे रिप्लेस हुआ है, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 2000 किससे रिप्लेस हुआ है, ये रिप्लेस हुआ है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 से। सेकंड ऑप्शन राइट होगा, याद रखना, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 से रिप्लेस हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत कंफ्यूजिंग है भाई, कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ये है कार्टेजेना प्रोटोकॉल डील्स विद, है ना, कार्टेजेना प्रोटोकॉल किसके साथ डील करता है, सीधा सीधा क्वेश्चन आया, और ये डील करता है बायोसेफ्टी, याद करो। और आपको अब मैं दो चीजें पूछूंगा, नागोया, है ना, नागोया प्रोटोकॉल, है ना, नागोया प्रोटोकॉल, और इसके बारे में, कार्टाजना के बारे में, ये दोनों बताओ मेरे को। प्लीज कमेंट किया करो, बताया करो आप इनके बारे में क्या जानते हो, ये कब आए, किसके बारे में था। कार्टाजना की मैंने बात की है, आपसे नागोया पूछा जा सकता है, थोड़ा रिलेट करता है यहाँ से सारी बातें, इसलिए मैंने वही पूछा। आपको, आपने रिलेट किया कि वो मैंने क्यों पूछा, यहाँ दूसरा प्रोटोकॉल क्यों नहीं पूछा, आपके दिमाग में कुछ आया कि रिलेशन ऐसा क्यों है। ये बातें आपके दिमाग में आनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर सेपरेटिंग टिन कैंस फ्रॉम एल्यूमिनियम कैंस इन म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। जो टिन के कैन हैं और एल्यूमिनियम कैन है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में, उसको सेपरेट करना है, अलग करना है, तो क्या करोगे, सीधा सीधा कर देंगे सर, मैग्नेटिक फील्ड सेपरेशन करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड सेपरेशन, सीधा सीधा हो जाएगा, इसमें तो कोई दोराई नहीं है ना। क्यों हो जाएगा, क्योंकि चीजें चिपक जाएगी, अलग हो जाएगी, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे लिख भी दिया है, मटेरियल प्रॉपर्टीज, टिन कैंस आर एक्चुअली मेड ऑफ स्टील coated with thin layer of tin making them
फेरोमैग्नेटिक यानी कि अट्रैक्ट्स टू मैग्नेट, ये मैग्नेट से अट्रैक्ट होएगा क्योंकि दीज आर फेरोमैग्नेटिक, है ना। एल्यूमिनियम कैंस इज नॉन मैग्नेटिक एंड विल नॉट बी अट्रैक्टेड बाय स्टैंडर्ड मैग्नेट, तो अलग हो जाएगा क्योंकि मटेरियल जो टिन वाले हैं वो चिपक के बाहर आ जाएंगे, वो अलग हो जाएंगे, सेपरेशन हो गया। सेपरेशन प्रोसेस, पासिंग द वेस्ट मिक्सचर अंडर ए मैग्नेटिक सेपरेटर पुल्स द फेरोमैग्नेटिक टिन और सिल्क कैन आउट while the leaving the aluminum cans behind। बस ये हो गया, सीधा सीधा बात हो गया, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म यूज टू डिस्क्राइब, देखो ये इस टर्म को देखना कैसे डिस्क्राइब किया गया, बहुत अच्छा है, यहाँ बड़ा बच्चों को कंफ्यूजन में आया था। क्वेश्चन है द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द एक्ट ऑफ रिकवरिंग मटेरियल फ्रॉम द वेस्ट स्ट्रीम एंड reprocessing them so that they can be used as a raw material for new application is called as, क्या है, एक बार दोबारा पढ़ने का मन कर रहा है, आप देखना क्या कह रहा है। द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द एक्ट ऑफ रिकवरिंग मटेरियल फ्रॉम द वेस्ट स्ट्रीम एंड reprocessing them so that they can be used as a raw material for new application is called as recycling। क्या है ये रिसाइकलिंग है। किसको डिस्क्राइब कर रहा है ये, रिसाइकलिंग को। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ इजी लग रहा है आपको, वहां सोचते हैं सर रीयूजिंग आएगा क्या, ये आएगा क्या, वहां कंफ्यूजन हो जाता, मुझे पक्का पता है, ये आर कंफ्यूजन करवा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में है ना थोड़ा गड़बड़ दिमाग हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए क्या है, द इनपुट अप्रोचेज in the strategy for reducing solid waste don't involve, इनपुट में इन्वॉल्व कौन सा नहीं है, ये है ना, यहाँ तक बात ठीक चल रही थी, डोंट इन्वॉल्व कर दिया। द इनपुट अप्रोचेस इन द स्ट्रेटेजी फॉर रिड्यूसिंग सॉलिड वेस्ट डोंट इन्वॉल्व, कौन सा इन्वॉल्व नहीं है इनपुट में, यानी कि आउटपुट कौन सा है, रिड्यूस्ड कंजप्शन, ये इनपुट अप्रोच है। इंक्रीज प्रोडक्ट ड्यूरेबिलिटी, ये भी इनपुट अप्रोच है। डिक्रीज मटेरियल इन प्रोडक्ट, ये भी इनपुट अप्रोच है। तो आउटपुट कौन सा बच गया, यही है इन्वायरमेंटली सेफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। ये तो प्रोडक्शन हो गया, तो डिस्पोजल की बात आ गई ना, तो ये आउटपुट की बात आ गई। पहले शुरू वाली बात तो होली सारी इनपुट वाली, अब लास्ट बात है डिस्पोजल वाली, तो आउटपुट में आता है, यानी कि इन्वायरमेंटली सेफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसको थोड़ा मैं बता भी देता हूं आपको और सुन लो अच्छे से। Environmentally safe disposal like engineering landfill और incineration is a output approach। ये कैसी अप्रोच है, आउटपुट अप्रोच है। इट ओनली डील्स विद द वेस्ट आफ्टर इट हैज ऑलरेडी बीन जनरेटेड, अब तो जनरेट ही हो गया तभी डिस्पोजल की बात करोगे, इसलिए इसको आउटपुट में रखा गया है। एंड थ्रोन अवे, इट डजंट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट एंटरिंग द सिस्टम, ये कोई वेस्ट सिस्टम में तो एंटर कर गया ना, उसको तो रिड्यूस नहीं कर रहा, क्योंकि वेस्ट अब प्रोडक्शन ही हो गया है, तो सीधी सी बात है वो इनपुट में नहीं आउटपुट में है। ये इनपुट अप्रोच है जो बेसिकली वेस्ट जनरेट होने से को बचाते हैं कि कम से कम वेस्ट जनरेट हो, जैसे रिड्यूस्ड कंजप्शन, बाइंग लेस नेचुरली लिमिट द अमाउंट ऑफ इनिशियल वेस्ट जनरेटेड, यानी कि कंजप्शन ही आप कम करो। इंक्रीज प्रोडक्ट ड्यूरेबिलिटी, यानी कि मेकिंग प्रोडक्ट लास्ट लॉन्गर डिले फ्रॉम एंटरिंग द वेस्ट स्ट्रीम, यानी कि प्रोडक्ट ड्यूरेबिलिटी, लंबे चले प्रोडक्ट तो बार बार खरीदना ना पड़े। डिक्रीज मटेरियल इन प्रोडक्ट, सोर्स रिडक्शन थ्रू लाइट वेटिंग, यूजिंग लेस प्लास्टिक और वाटर बॉटल, है ना, उसी में बेसिकली वहां पे ही जब प्रोडक्ट बना रहे हैं, है ना, वहां उसी टाइम क्या किया, रिसोर्स पे यानी कि सोर्स रिडक्शन कर देना, ये बहुत अच्छा मेथड है। तो ये सारे इनपुट के हैं, ठीक है। और एक जो इन्वायरमेंटल सेफ डिस्पोजल है वो किस में आ जाएगा, आउटपुट में। यही क्वेश्चन पूछा गया था, ये ध्यान रखना है आपको। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़ना, आप थोड़ा सा टाइम क्वेश्चन पढ़ने पे लगाया करो, जब तक आपको ये समझ नहीं आएगा कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या है तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होगा। पहले प्रॉब्लम को अच्छे से समझो। प्रॉब्लम है टेक्निक इन वेस्ट मैनेजमेंट इज मेनली अकम्प्लीज्ड इन सीटू एंड इंक्लूड सोयल वॉशिंग एंड द एक्सट्रैक्शन ऑफ कंटेमिनेंट वेपर फ्रॉम सोयल फॉर हाईली वोलेटाइल वाटर इनसोल्युबल कंटेमिनेंट सच एज गैसोलीन। क्या कह रहे हैं, टेक्निक इन वेस्ट मैनेजमेंट इज मेनली अकम्प्लीज्ड इन सीटू एंड इंक्लूड सोइल वॉशिंग एंड द एक्सट्रैक्शन ऑफ कंटेमिनेंट वेपर फ्रॉम सोइल फॉर हाईली वोलेटाइल वाटर इनसोल्युबल कंटेमिनेंट सच एज गैसोलीन। दिस इज मोबिलाइजेशन। क्या होता है, ये मोबिलाइजेशन होता है।
बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये टर्म आपको आनी चाहिए, है ना, मोबिलाइजेशन, है ना। बेसिकली ये क्या है फिर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। मोबिलाइजेशन इन्वॉल्व टेक्निक दैट इंक्रीज द मोमेंट, सोल्युबिलिटी और volatility of chemical contaminants so they can be separated and extracted from the environment, extract किया जा सके। जैसे soil washing, flush soil using liquid solution to physically dissolve and free up the contaminants bound to soil particles. Soil vapor extraction SVE, apply a vacuum to pull highly volatile water insoluble contaminants like gasoline आउट फ्रॉम द एयर गैप्स बिटवीन सॉइल ग्रेन्स। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, भी प्लीज ध्यान रखना, मोबिलाइजेशन इसका आंसर था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कई बार आपके नेट के एग्जाम में हुआ है, रिपीट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इन वेस्ट पॉल्यूशन प्रिवेंशन हायरार्की अरेंज द फॉलोइंग द मोस्ट प्रेफर्ड टू द लीस्ट प्रेफर्ड ऑप्शन, यानी कि आपको मोस्ट प्रेफर्ड से लीस्ट प्रेफर्ड ऑप्शन में जाना है ना। लीस्ट प्रेफर्ड कहने का मतलब है वेस्ट का पोल्यूशन प्रिवेंशन करना है आपको, कि वेस्ट कम से कम पोल्यूशन करे, ये चीज करना है। तो आप सबसे चीज प्रेफर क्या करेंगे और सबसे कम प्रेफर क्या करेंगे। तो सबसे ज्यादा प्रेफर तो मैं क्या करूंगा कि मैं चीज को रिसाइकिल और रीयूज कर लूं, जिससे वेस्ट जनरेट ना हो और जिससे वेस्ट का पोल्यूशन नहीं होगा। तो सबसे मोस्ट प्रेफरल तो होगा ये रिसाइकलिंग और रीयूज, सी सबसे पहले होगा। तो ये दो ऑप्शन तो घट गए। उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैं करता हूं उसके बाद है कि वेस्ट कंसंट्रेशन है या फिर वेस्ट सेपरेशन है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, उसके बाद मैं वेस्ट को क्या करूंगा, सेपरेशन या कंसंट्रेशन, सेपरेशन या कंसंट्रेशन, सेपरेट करूंगा, फिर वेस्ट कंसंट्रेशन होएगा, सेपरेशन, उसके बाद वेस्ट का ट्रीटमेंट होएगा और लास्ट में लैंड फिलिंग होएगी। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, फोर्थ विल बी द राइट ऑप्शन, CBADE। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपको मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, क्योंकि लास्ट में ही करोगे ना लैंड फिलिंग, तो जब वेस्ट आ ही चुका है तो लास्ट का ऑप्शन है लैंड फिलिंग। तो देखिए क्या होगा, अब इस स्टेप्स को समझ लेना। मोस्ट प्रेफर्ड हो गया रिसाइकलिंग और रीयूज, द हाईएस्ट प्रायोरिटी अमंग द लिस्टेड ऑप्शन, इट इनवॉल्व यूजिंग आइटम मल्टीपल टाइम्स और रीप्रोसेसिंग वेस्ट मटेरियल इनटू रॉ रिसोर्स टू प्रिवेंट न्यू वेस्ट फ्रॉम एंटरिंग द लाइफ साइकिल। तो रिसाइकलिंग और रीयूज सबसे प्रेफर हो गया। उसके बाद वेस्ट का सेपरेशन करना, बिफोर वेस्ट कैन बी इफिशिएंटली मिनिमाइज और प्रोसीड इट मस्ट बी सेग्रीगेटेड इनटू स्पेसिफिक स्ट्रीम्स, सेपरेटिंग ऑर्गेनिक वेस्ट फ्रॉम रिसाइक्लेबल मेटल और प्लास्टिक्स। यानी कि सबसे सेकंड क्या होगा, पहले फिर हम सेपरेट करेंगे तो वेस्ट कॉन्सेंट्रेशन का क्या मतलब है, once separated the volume of hazardous or non hazardous residue is compressed और concentrated to make further processing, कि ट्रांसपोर्ट अच्छे से हो सके। जैसे पैलेट्स बनाते हैं ना कि कंसंट्रेट हो जाए, उनको इकट्ठा करना, वॉल्यूम उसकी कम हो, तो वेस्ट कंसंट्रेशन। उसके बाद वेस्ट का ट्रीटमेंट, यानी कि दिस इन्वॉल्व फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेसिंग to neutralize toxicity to reduce the total hazardous level of waste before final disposal। ट्रीटमेंट करेंगे, फिर ही डिस्पोज करेंगे और फाइनली लैंड फिलिंग होगा, जो लीस्ट प्रेफर्ड रहेगा। ठीक है, सबसे पहले हम रिसाइकलिंग करके देखेंगे, वेस्ट सेपरेशन होगा, वेस्ट कंसंट्रेशन। यहाँ पे ही कंफ्यूजन होता है बच्चों को वेस्ट सेपरेशन और वेस्ट कंसंट्रेशन में, ये थोड़ा ध्यान रख लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, ये आपको याद रखनी है। और ये क्वेश्चन कई बार आपके नेट के एग्जाम में रिपीट हुआ है, फिर रिपीट हो सकता है, फिर आ सकता है। तो कंसेप्ट को अच्छे से समझ लो, आत्मसात कर लो इसको। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द इंसिनरेशन प्रोसेस ऑफ सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट में हम कई बार कहते हैं ना, इंसिनरेशन पढ़ते हैं, पायरोलिसिस पढ़ते हैं, याद आया, इंसिनरेशन के बारे में पूछा है। सबसे पहले की बात करते हैं, ये कह रहा है इट इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ये तो हमें पता है ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। आप बताओ पायरोलिसिस कैसा प्रोसेस है, पहला तो हो गया। सेकंड कह रहा है द टू मेजर कंबस्टिबल केमिकल एलिमेंट आर कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये बात भी ठीक है, यही जलते हैं भी, बहुत बढ़िया बात। सेलुलोज इन द बायो वेस्ट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ऑर्गेनिक एसिड, इतना जलेगा तो कहाँ ऑर्गेनिक एसिड नहीं, सीधा कार्बन डाइऑक्साइड पानी ये निकल जाएगा, ये तो नहीं आएगा। एक्सेस सोर्स ऑफ एयर इज नॉट एज नेसेसरी, नेसेसरी होता है इंसिनरेशन में, तो ये भी काट दीजिए। ए और बी इज द राइट ऑप्शन, यानी कि थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इंसिनरेशन वगैरह से क्वेश्चन हर बार आते हैं, पायरोलिसिस से आते हैं, बढ़िया से ध्यान रखना।
और इसको थोड़ा मैं बात और कर लेता हूँ इसके बारे में। हमने बात की ना कि एक इसमें सी डी तो आपको समझ में आ गया क्यों गलत है, सी को और डिफाइन कर देता हूँ। सेलुलोज इन द बायो वेस्ट इज ट्रांसफर्ड इनटू ऑर्गेनिक एसिड, ये फॉल्स है क्योंकि इंसिनरेशन रियलिटी इन क्या होगा, इन ए कंप्लीट कंबशन इंसिनरेशन सेलुलोज इज कंप्लीटली ब्रोकन डाउन एंड ऑक्सीडाइज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, नॉट एसिड नहीं बनता है ना। वेयर ऑर्गेनिक एसिड फॉर्म, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेलुलोज into organic acid happens during anaerobic biochemical process like acidogenesis in landfill or biogas plant, not during high temperature incineration। जब हम बात करते हैं ना एसिड बनने की बात करते हैं तो कहाँ बनता है, एनारोबिक में बनता है। जब मीथेन वगैरह की बात करते हैं तो याद करिए वहां एसिड बनाते हैं, हाई टेम्परेचर इंसिनरेशन में एसिड नहीं बनता, सीधा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर होता है इंसिनरेशन में, ठीक है, इसलिए वो गलत था। बहुत अच्छा, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जब इतने बढ़िया क्वेश्चन कर लिया आपने। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डोमिनेंट प्रोडक्ट ऑफ एनएरोबिक डाइजेशन ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। एनएरोबिक डाइजेशन है ना, अब आप कार्बन डाइऑक्साइड को भूल मत जाना एनएरोबिक आते कि यार हाँ होगा CH4 एंड CO2। ये जब हम बात करते हैं ना मीथेन का पूरा प्रोसेस, तो याद रखिए ये मेन होते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है CH4। ये देखो वन लाइनर है लेकिन इसमें कंसेप्ट अगर नहीं पता, किसी को तुक्का मारने वो अलग बात है, कंसेप्ट समझ के कर रहा है उसको लग रहा है कि हाँ चीजें हैं, ये बहुत अच्छी वाली क्वेश्चन है, हैवी बातें हैं, ये समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट का क्वेश्चन है हैजार्डियस मटेरियल सच एज लेड, मर्करी एंड हेक्सावेलेंट क्रोमियम इज इन वन फॉर्म और अदर आर प्रेजेंट इन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ठीक बात है, ये होते हैं ना हैजार्डियस वेस्ट, जैसे लेड है, मर्करी है, हेक्सावेलेंट क्रोमियम है, इन वन फॉर्म और अदर आर प्रेजेंट इन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में ये प्रेजेंट होते हैं, हैवी मेटल्स हमें पता है। फिर सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है लैंडफिल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इज द बेस्ट ऑपरेशन। नहीं नहीं नहीं, अगर इसका लैंड फिलिंग कर दोगे तो क्या होगा, नीचे जाएंगे रिस जाएंगे, नीचे कंटेमिनेट करेंगे, है ना, लीचिंग वगैरह हो जाएगी, तो लैंड फिलिंग कोई बेस्ट ऑप्शन नहीं है, इसको काट दीजिए। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स, थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, ये तो सबको बहुत जबरदस्त तरीके से आ रहा था। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, कह रहा है द रिस्क फ्रॉम रेडियोएक्टिव लिक्विड वेस्ट आर कॉज्ड अंडर decontamination, solidification and disposal procedure। कह रहा है द रिस्क फ्रॉम रेडियोएक्टिव लिक्विड वेस्ट आर कॉज्ड अंडर डिकंटेमिनेशन, सॉलिडिफिकेशन एंड डिस्पोजल प्रोसीजर। बिल्कुल ठीक बात है, बिकॉज रीजन देखिए, बिकॉज द केमिकल इन रेडियोएक्टिव लिक्विड वेस्ट आर हैजार्डियस इन नेचर, इसीलिए रिस्क होती है। बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई दोराई नहीं है। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। राइट ऑप्शन हो गया, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये सारी बातें, और ये बेसल कन्वेंशन आपको पता है, प्रिवेंट ट्रांसबाउंडरी हैजार्डियस वेस्ट वाला था, तो सीधा सीधा क्वेश्चन था, ये ध्यान रखना है और बढ़िया से सीधे को समझना है और अपनी चित्त को शांत रखना है। और ये कोर्स के बारे में आपको लास्ट में डिटेल में मैं बात पूछना हो तो पूछ लेना, ये नंबर दिए हुए हैं यहाँ पूछ लेना आप, सारी बातें बढ़िया से होती है अपनी ऐप और वेबसाइट पे। और अपने चित्त को शांत रखें, खुश रहें, किसी भी तरह की टेंशन लेनी नहीं है। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।